चलिए कुछ नया सीखते हैं। इस एक्टिविटी में आप सीखेंगे स्पेलिंग और ग्रामर एरर्स चेक करना, थेसॉरस टूल की मदद से लैंग्वेज इंप्रूव करना, डिसेबल लोगों के लिए डॉक्यूमेंट एक्सेसिबल करना, विविध भाषा में टेक्स्ट ट्रांसलेट करना, डॉक्यूमेंट रिव्यू करने के लिए कमेंट्स का इस्तेमाल करना, प्रेजेंटेशन के विविध वर्जन्स कंपेयर करना और प्रेजेंटेशन को इंक्ड एनोटेशंस ऐड करना। कभी कभी टेक्स्ट टाइप करते वक्त आपसे गलतियां हो सकती है। चिंता ना करें, पावर पॉइंट के पास ऐसे अनेक प्रूफिंग फीचर्स है जो आपको एरर फ्री प्रेजेंटेशंस बनाने में मदद करते हैं। रिव्यू टैब के स्पेल चेक शुरू करने के लिए स्पेलिंग कमांड पर क्लिक कीजिए। स्पेल चेक शुरू करने के लिए आप F7 भी प्रेस कर सकते हैं। दाहिनी तरफ स्पेलिंग पेन दिखेगा। हर स्पेलिंग एरर के लिए एक से अधिक सजेशंस यहां आपको मिलेंगे। आपको जो चाहिए वो सजेशन सिलेक्ट करके उसे अप्लाई करने के लिए चेंज पर क्लिक कीजिए। संपूर्ण प्रेजेंटेशन के स्पेलिंग्स बदलने के लिए चेंज ऑल पर क्लिक कीजिए। कभी कभी किसी व्यक्ति के अथवा वस्तु के नाम भी एरर है ऐसा वर्ड को लगता है। ऐसा हुआ तो इसमें से आप एक कर सकती हैं। एक बार ही सजेशन इग्नोर करने के लिए इग्नोर वंस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। तो बाकी सब सजेशन भी इग्नोर करने हैं तो इग्नोर ऑल क्लिक कीजिए। वर्ड डिक्शनरी में आपका शब्द ऐड करने के लिए ऐड क्लिक कीजिए, जिससे वो फिर एरर नहीं दिखाएगा। जब तक सभी स्लाइड्स चेक नहीं होते तब तक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के हर स्पेलिंग एरर खोजेगा। आखिरी एरर भी चेक हो गया तो एक मैसेज बॉक्स दिखाता है जिसमें स्पेलिंग चेक कंप्लीट हुआ ये कंफर्म किया जाता है। वो बॉक्स क्लोज करने के लिए ओके क्लिक कीजिए। थिसॉरस कमांड आपको प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल किए हुए शब्द को पर्यायी समानार्थी शब्द खोजने में मदद करेगा। शब्द सिलेक्ट कीजिए और थिसॉरस क्लिक कीजिए अथवा शिफ्ट प्लस F7 प्रेस कीजिए। दाहिनी तरफ थिसॉरस पेन दिखता है जिसका अर्थ पर्यायी शब्द की लिस्ट होता है। किसी भी शब्द के सामने डाउन एरो क्लिक कीजिए और जो चाहिए वो ऑप्शन चुनिए। चेक एक्सेसिबिलिटी कमांड ये विजुअली इंपेयर्ड इंडिविजुअल्स के लिए इस्तेमाल की जाती है जो स्क्रीन रीडर्स इस्तेमाल करते हैं अथवा टेक्स्ट को अलाउड पढ़ने वाले सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए आपको प्रेजेंटेशन के कुछ बातों की जानकारी देने वाले ऑल्टरनेट टेक्स्ट एंटर करने पड़ेंगे, उदाहरणार्थ इमेजेस, ग्राफिक्स आदि। चेक एक्सेसिबिलिटी कमांड क्लिक कीजिए। एक्सेसिबिलिटी चेकर पेन दाहिनी तरफ दिखेगा। पेन के ऊपर के हिस्से में इंस्पेक्शन रिजल्ट्स के नीचे एरर्स और वार्निंग्स दिखती है। आप जब कोई भी एरर क्लिक करते हैं तब आपको दिखता है कि वो एरर क्यों और कैसे फिक्स करेंगे। इसकी जानकारी एडिशनल इंफॉर्मेशन बॉक्स में दिखती है। एरर के पास का डाउन एरो क्लिक कीजिए। वहां दिए हुए रिकमेंडेड एक्शन में से एक एक्शन आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं अथवा बाकी सजेशंस भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लिस्ट से सभी एक्सेसिबिलिटी इश्यूज फिक्स करने पर एक्सेसिबिलिटी पेन में नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें कोई भी एक्सेसिबिलिटी इशू नहीं मिला ऐसे लिखा हुआ होता है। पेन से बाहर आने के लिए क्लोज क्लिक कीजिए। स्मार्ट लुकअप इनसाइट कमांड ये माइक्रोसॉफ्ट के बिंग ऑनलाइन सर्च इंजन द्वारा सपोर्ट किया जाता है। वो इंटरनल सर्च भी है। अपेक्षित शब्द अथवा फ्रेज चुनिए और क्लिक कीजिए स्मार्ट लुकअप कमांड। स्मार्ट लुकअप पेन में विविध ऑनलाइन रिसोर्सेज के डेफिनेशंस, इमेजेस और बाकी रिजल्ट्स डिस्प्ले होते हैं। एक्सप्लोर सेक्शन में उस शब्द अथवा फ्रेज से संबंधित विविध वेब लिंक्स या आर्टिकल्स डिस्प्ले होते हैं। डिफाइन सेक्शन ये शब्द अथवा फ्रेज से संबंधित डेफिनेशंस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और चुने हुए शब्द के ओरिजिन दर्शाता है। इस कमांड का व्यू यूज करने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है। लैंग्वेज ग्रुप की ट्रांसलेट कमांड अभी की भाषा दूसरी भाषा में टेक्स्ट ट्रांसलेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है।
चाहिए वो टेक्स्ट सिलेक्ट कीजिए और ट्रांसलेट कमांड क्लिक कीजिए। आप अगर ट्रांसलेटर पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो इंटेलिजेंट सर्विसेज के यूजेज के बारे में जानकारी देने वाला बॉक्स दिखेगा। मैसेज पढ़ लीजिए और टर्न ऑन क्लिक कीजिए। ये इंटेलिजेंट सर्विस इस्तेमाल करने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है। दाहिने तरफ ट्रांसलेटर पेन ओपन हुआ आपको दिखेगा। फ्रॉम ऑप्शन ये ऑटो डिटेक्ट करने के लिए बाय डिफॉल्ट सेट होता है। इसका अर्थ पावर पॉइंट द्वारा टेक्स्ट की भाषा ऑटोमेटिकली डिटेक्ट की जाती है। लैंग्वेजेस इंटरचेंज करने के लिए स्वैप फ्रॉम एंड टू लैंग्वेजेस पर क्लिक कीजिए। ट्रांसलेशन जिस भाषा में चाहिए वो भाषा आप डाउन एरो पर क्लिक करके चुन सकते हैं। अब टू ऑप्शन से ट्रांसलेशन लैंग्वेज सिलेक्ट कीजिए। ट्रांसलेटेड टेक्स्ट पेस्ट करने के लिए इंसर्ट पर क्लिक कीजिए। ग्रामेटिकल एरर्स और स्पेलिंग चेक करते वक्त लैंग्वेज कमांड आप प्रूफिंग लैंग्वेज सेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लैंग्वेज चूज अथवा ऐड भी कर सकते हैं, जिसमें हेल्प और स्क्रीन टिप्स दिखेंगे। प्रेजेंटेशन डिलीवर करने से पहले आपके स्लाइड्स किसी लैंग्वेज एक्सपर्ट से रिव्यू करवाना कभी भी बेहतर साबित होता है। कमेंट्स एंड कंपेयर कमांड का इस्तेमाल करके आप कोलैबोरेट करके एक साथ काम भी कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन रिवाइज करते वक्त आपको नोट्स अथवा कमेंट्स ऐड करनी पड़ सकती है, जो प्रेजेंटेशन ऑथर अथवा बाकी रिव्यूअर्स को स्लाइड कंटेंट में बदलाव न करते पढ़ने आ जाए। ये कैसे करें, आइए देखते हैं। आपको कमेंट जहां दिखनी चाहिए वो ऑब्जेक्ट, एरिया अथवा टेक्स्ट सिलेक्ट कीजिए। फिर न्यू कमेंट कमांड पर क्लिक कीजिए। अब दाहिनी तरफ कमेंट्स पेन दिखेगा। बॉक्स में आपके कमेंट्स टाइप कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। एडिट कमेंट की जगह स्लाइड में एक छोटा आइकॉन दिखेगा। शो कमेंट्स कमांड स्लाइड के सभी कमेंट्स की लिस्ट एक ही जगह डिस्प्ले करती है। यहां आपको दिखेगा कि प्रेजेंटेशन के ऑथर ने कमेंट इंसर्ट की है। इस कमेंट को रिस्पॉन्ड करने के लिए रिप्लाई पर क्लिक करके आपको चाहिए वो टेक्स्ट टाइप कीजिए। अब आपको कमेंट एडिट करनी है तो कमेंट सिलेक्ट कीजिए और जो चाहिए वो टेक्स्ट टाइप कीजिए। एंटर प्रेस कीजिए अथवा कमेंट बॉक्स के बाहर क्लिक कीजिए। चेंज किए हुए टेक्स्ट के साथ कमेंट अपडेट होगी। प्रीवियस और नेक्स्ट कमांड्स आपको पीछे की अथवा आगे की स्लाइड पर जंप करने के लिए मदद करती है। आपको कमेंट डिलीट करनी है तो कमेंट सिलेक्ट कीजिए और डिलीट कमांड प्रेस कीजिए। बाकी डिलीटिंग ऑप्शंस देखने के लिए डाउन एरो क्लिक कीजिए। कभी कभी आपके पास एक ही प्रेजेंटेशन के एक से अधिक वर्जन्स हो सकते हैं, क्योंकि आप मल्टीपल ड्राफ्ट्स क्रिएट करते हैं। कोलैबोरेटर की भी उसकी अथवा उसकी खुद की एक कॉपी हो सकती है, जिससे मल्टीपल ड्राफ्ट्स क्रिएट हो सकते हैं। ये मल्टीपल वर्जन्स आप पावर पॉइंट के कंपेयर कमांड का इस्तेमाल करके सहजता से कंपेयर और कंबाइन कर सकते हैं। फाइनल वर्जन में समाविष्ट करने के बदलाव तय करने के लिए मदद करने के लिए एक ही प्रेजेंटेशन के दो वर्जन्स के बीच का फर्क पहचानने में यह कमांड मदद करती है। कंपेयर कमांड क्लिक कीजिए, एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा। आप कंपेयर करना चाहते हैं वो वर्जन्स सिलेक्ट कीजिए और फिर मर्ज क्लिक कीजिए। किए हुए चेंजेस की लिस्ट के साथ एक रिविजन्स पेन दिखता है। दो प्रेजेंटेशंस कंपेयर करने के लिए यह आपको मदद करता है। अभी का चेंज रिजेक्ट करने के लिए अथवा सभी चेंजेस एक ही वक्त रिजेक्ट करने के लिए आप रिजेक्ट कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन के अगले बदलाव देखने के लिए नेक्स्ट क्लिक कीजिए। पिछला बदलाव देखने के लिए प्रीवियस कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपका काम पूरा हो जाएगा तब एंड रिव्यू कमांड क्लिक कीजिए। सिर्फ आपने सिलेक्ट किए चेंजेस फाइनल प्रेजेंटेशन में अप्लाई किए जाएंगे। इंक ग्रुप आपको प्रेजेंटेशन में नोटेशंस ऐड करने अथवा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट और एलिमेंट्स सहजता से हाईलाइट करने में मदद करता है। स्टार्ट इंकिंग क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं कि नए इंक टूल्स पेन्स टैब ओपन हुए हैं। पेन एंड हाइलाइटर कमांड्स का इस्तेमाल करके आप इंक स्ट्रोक्स अथवा हाइलाइट स्ट्रोक्स इंसर्ट कर सकते हैं। पेन्स ग्रुप के विविध ऑप्शंस इस्तेमाल करके आप पेन और हाइलाइटर का कलर और थिकनेस चेंज कर सकते हैं।
स्लाइड्स के इंकिंग इरेज करने के लिए इरेजर कमांड के विविध ऑप्शंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लिंक किए हुए ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए लासो सिलेक्ट कमांड इस्तेमाल कीजिए और उन्हें दूसरे ऑब्जेक्ट से जोड़ने के लिए इन शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल कीजिए। इंक, शेप्स और बाकी टेक्स्ट एरिया ये ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स कमांड इस्तेमाल कीजिए। और एक इंटरेस्टिंग फीचर यानी इंक टू शेप फीचर है। वो ऑटोमेटिकली इंक ड्राइंग शेप में कन्वर्ट करता है। स्लाइड को आपका इंकिंग पूरा होने पर स्टॉप इंकिंग कमांड क्लिक कीजिए। स्लाइड शो के दरमियान भी आप स्लाइड पर हुए इंकिंग देख सकते हैं। रिव्यू टैब पर वापस जाइए। हाइड इंक कमांड इंक को सिर्फ हाइड करेगा, डिलीट नहीं। इंक फिर से विजिबल करने के लिए फिर से हाइड इंक कमांड पर क्लिक कीजिए। बिंगो, आपने बहुत प्रगति की है। आपने क्या सीखा, इसका एक रिवीजन करते हैं। स्पेलिंग और ग्रामर एरर्स चेक करना, थेसॉरस टूल की मदद से लैंग्वेज इंप्रूव करना, डिसेबल लोगों के लिए डॉक्यूमेंट एक्सेसिबल करना, विविध भाषा में टेक्स्ट ट्रांसलेट करना, डॉक्यूमेंट रिव्यू करने के लिए कमेंट्स का इस्तेमाल करना, प्रेजेंटेशन के विविध वर्जन्स कंपेयर करना और प्रेजेंटेशन को इंक्ड एनोटेशंस ऐड करना। मुकेश ने हेल्थ एंड फिटनेस केयर के सेक्टर में एक स्टार्टअप शुरू किया है। अब उसे लोगों को इस बिजनेस का परिचय करवाने के लिए एक छोटा इंट्रोडक्शन वीडियो तैयार करवाना है। ये वीडियो उसे अपने ग्राहकों को प्रेजेंट करना है। इसलिए उसने एक ऑनलाइन प्रोफेशनल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर अच्छे कंटेंट राइटर की खोज की है। मुकेश को फातिमा के बारे में पता चला, जो एक फ्रीलांस कंटेंट राइटर है, और उसने इस काम के लिए उसे कॉल किया। जब फातिमा ये जान गई कि वीडियो किस बारे में है, उसने इसके लिए एक स्टोरी बोर्ड बनाने का फैसला किया। ये स्टोरी बोर्ड ये वीडियो बनाने में जो लोग शामिल हैं, उन तक उसके आइडियाज पहुंचाने में उसका काम आसान करेगा। उसने उसके कलीग दीपक की मुकेश से पहचान करवाई। दीपक प्रोफेशन से एक फ्रीलांस मल्टीमीडिया डेवलपर है। वो इस स्टोरी बोर्ड का उपयोग अंत में वीडियो बनाने के लिए करेगा। अब चलिए देखते हैं कि स्टोरी बोर्ड क्या है और माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में एक स्टोरी बोर्ड कैसे बनाते हैं। इस एक्टिविटी के बाद आप ये चीजें जान जाएंगे। स्टोरी बोर्ड क्या होता है, स्टोरी बोर्ड क्यों यूजफुल है, इसका स्पष्टीकरण। आमतौर पर जो लोग स्टोरी बोर्ड्स यूज करते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करना। अलग अलग प्रकार के स्टोरी बोर्ड्स का फर्क जानना। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट यूज करके स्टोरी बोर्ड्स बनाना। स्टोरी बोर्ड क्या है? स्टोरी बोर्ड टेक्स्ट और ग्राफिक्स का एक ऑर्गेनाइजर है जो आपको स्क्रीन बाय स्क्रीन ये बताएगा कि आपका वीडियो आखिर में कैसा दिखेगा। इससे कंटेंट राइटर को कंटेंट डेवलपर तक अपने आइडियाज पहुंचाने में मदद होती है। ये इमेजेस और इलस्ट्रेशंस के साथ रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस और डायलॉग के माध्यम से किया जाता है। एक स्टोरी बोर्ड फाइनल आउटपुट का एक बेसिक स्ट्रक्चर दिखाता है। कभी-कभी ये पूरी तरह टेक्स्ट बेस्ड होते हैं, पर उसमें वीडियो में जो विजुअल्स यूज होते हैं, उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है। स्टोरी बोर्ड कैसे यूजफुल है? एक सिनेमा, एक छोटा एडवर्टाइज या फिर एक ऑनलाइन कोर्स, स्टोरी बोर्ड एक उपयुक्त टूल के स्वरूप में काम आता है। ये हमें सिर्फ फाइनल आउटपुट क्या है इतना ही नहीं बताता, हमें स्टेप बाय स्टेप इसके डिटेल्स भी बताता है। तो चलिए स्टोरी बोर्ड अच्छा कंटेंट डिलीवर करने में कैसे मदद करता है, ये देखते हैं। अंतिम रूप में दिखाने वाले और फंक्शन करने वाले आउटपुट का डिजाइन विजुअलाइज करना। स्टोरी बोर्ड्स बनाने में ज्यादा समय लगता है। ये टीम वर्क सरल होने के लिए मदद करते हैं। वे जो लास्ट मिनट चेंजेस करने में जो समय बर्बाद होता है, उसे कम कर देते हैं। इससे आउटपुट में वे वीक पॉइंट पहचानने में मदद होगी।
क्योंकि स्टोरी बोर्डिंग कंटेंट के प्रवाह का स्पष्ट दृश्य दिखाता है। इसलिए अगर कोई एलिमेंट किसी जगह पर ठीक से काम नहीं कर रहा है या फिर कंटेंट कहां पर इररिलेवेंट लग रहा है, तो उसे पहचानना आसान हो जाता है। ये कंटेंट बनाने के स्टेज पर ठीक किया जा सकता है। इससे रीवर्क टाल सकते हैं। स्टोरी बोर्ड कौन यूज करता है? कोई भी जिसके प्रोफेशन में किसी भी प्रकार का ग्राफिक वीडियो आउटपुट बनाना शामिल है, जैसे कि फिल्में, लर्निंग वीडियोस, वीडियो एडवर्टाइज, वे और कई सारे लोग स्टोरी बोर्ड्स यूज कर सकते हैं। इसका ज्यादातर उपयोग फिल्म और मीडिया इंडस्ट्री में होता है। आजकल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स की तेजी चल रही है। स्टोरी बोर्ड्स यंग और अडल्ट लर्नर्स के लिए ऑनलाइन कंटेंट बनाने के लिए भी किया जाता है। स्टोरी बोर्डिंग सीखने और सिखाने की पूरी प्रक्रिया पर परिणाम कैसे करता है? स्टोरी बोर्ड्स कोर्स बनाने वाले लोगों के लिए योजनाबद्ध और प्रभावी कंटेंट बनाना आसान करता है। स्टोरी बोर्ड्स टीम के दूसरे लोगों को स्पष्टता से दिखा सकता है कि कंटेंट राइटर क्या बताना चाहता है या उसके मन में क्या है। इससे आउटपुट में या डेवलपमेंट के बाद रिवर्क नहीं करना पड़ता। एक स्टोरी बोर्ड से विश्लेषण करना संभव है कि कोई भी कोर्स लर्नर्स को किसी भी प्रकरण या विषय के बारे में एजुकेट करने का उद्देश्य पूरा कर पाएगा या नहीं। ये कंटेंट क्रिएटर्स को भी कल्पना देता है कि पूरे आउटपुट का प्रवाह कैसे सुलभ रखें, जिससे टारगेट ऑडियंस से एक परफेक्ट लर्निंग एक्सपीरियंस मिल सके। How can storyboarding be connected to lesson planning? Storyboards can also be useful when a teacher plans to teach a topic in the form of storytelling. Teaching through storytelling also improves the retention power of the students. Storyboards can be used in such cases for developing the story step by step during the lesson planning stage. स्टोरी बोर्डिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? चलिए स्टोरी बोर्डिंग की सबसे बेस्ट प्रैक्टिसेस देखते हैं। ई लर्निंग कंटेंट के लिए स्मार्ट और यूजफुल स्टोरी बोर्ड्स डिलीवर करना, आपके वीडियो या कोर्स का आउटपुट निर्माण करने का उद्देश्य जानना, आपकी आवश्यकता अनुसार स्टोरी बोर्ड टेम्पलेट बनाना। आप उपलब्ध ऑनलाइन टेम्पलेट्स में से कोई भी एक टेम्पलेट चुन सकते हैं। आपका स्टोरी बोर्ड बनाते समय इनमें से किसी भी ई लर्निंग मॉडल को चुन के उसके अनुसार काम करें। ई लर्निंग के अलग अलग मॉडल्स में समाविष्ट है एडी मॉडल, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, गैनियस की 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, द एक्शन मैपिंग प्रोसेस आदि शामिल हैं। आपके लर्नर्स को बताने के लिए आपके लर्निंग ऑब्जेक्ट शैक्षणिक उद्देश्य निर्धारित कीजिए। आप उनसे इस कोर्स में क्या सीखने की अपेक्षा करते हैं। असेसमेंट और फीडबैक के लिए एक आउटलाइन बनाइए। उसी के साथ लर्नर्स का असेसमेंट क्राइटेरिया निश्चित कीजिए। ये योजना आपने जो लर्नर्स को लर्निंग ऑब्जेक्टिव बताए हैं उन पर निर्भर होगी। स्टोरी बोर्ड पूरा होने के बाद उसका पूरा रिव्यू कीजिए। फिल्म में एडवर्टाइज बनाने के उद्देश्य से स्टोरी बोर्डिंग करने के ब्रॉड स्टेप्स आगे दिए गए हैं। हर सीन के लिए जो भी शॉट्स लेने की अपेक्षा है उनकी एक सूची बनाइए। शूट के दौरान शॉट प्रभावी होने के लिए जिन अलग अलग कैमरा एंगल्स का उपयोग होने वाला है उनकी सूची बनाइए। शॉट्स कैसे आगे बढ़ेंगे इसका एक रफ स्केच बनाइए। इससे आपको आपके मन में सीन का जो स्वरूप है उसका वर्णन टीम को करने में मदद होगी, जैसे कि कैमरामैन जो आपको ये करने के लिए मदद करेगा। आपके स्टोरी बोर्ड में सभी मोशन एलिमेंट्स बताए गए हैं ये निश्चित कीजिए। इससे इसमें जो इमेजेस है वह बाद में आसानी से एनिमेटेड एक्सपीरियंस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। जिस जानकारी से टीम विचलित हो सकती है उनके ज्यादा गहराई में न जाने का ध्यान रखिए। सीन के सभी घटकों की एक सामान्य आउटलाइन बनाइए। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और एडी मॉडल ये ई लर्निंग स्टोरी बोर्ड्स के लिए सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले मॉडल्स हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में एक्सपेक्टेड लर्नर स्टेप्स नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। याद रखने से शुरू होके समझना, प्रयोग करना, विश्लेषण करना, मूल्यमापन करना और आखिर में निर्माण करना। एडी मॉडल में ये ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, विश्लेषण से शुरू होके डिजाइन, विकास, अमल करने से आखिर में मूल्यमापन तक।
What are the common mistakes one should avoid while storyboarding? Some of the most common mistakes that are to be avoided during storyboarding are these. Inserting too much content at one place. Many learners tend to have a short attention span, so keep the content brief and crisp for maximum impact. Using graphics or videos that are not relevant. The main purpose of the storyboard is to effectively convey the kind of visuals to be used for a particular content. Therefore, using relevant visuals can be misleading to the other team members as well as the learners. Making use of a long narrative as voiceover. A long and winding narrative for voiceover bores the audience. It is better to shorten the sentences and ensure that they are well expressed in the output. Missing out on the note to developers. Unless you communicate your ideas clearly to the video or course developers, the purpose of a storyboard is defeated. Leave notes for the developers in your storyboard wherever necessary. स्टोरी बोर्ड कौन कौन से प्रकार के होते हैं? स्टोरी बोर्ड अनेक प्रकार के होते हैं। लिखा हुआ स्टोरी बोर्ड, यहाँ विजुअल्स के बारे में जो नोट्स होते हैं वे टेक्स्ट या संवाद के बाजू में दिए जाते हैं ताकि सीन या आउटपुट आखिर कैसा दिखे ये दिखाने के लिए। ट्रेडिशनल स्टोरी बोर्ड, यहाँ एक संबंधित ऑडियो स्क्रिप्ट के साथ एक रफ स्केच दिया जाता है। ये हर सीन कैसे प्ले आउट होगा इसकी सूचनाओं के साथ आता है। ये एक प्रकार का विजुअल स्टोरी बोर्ड है। थंबनेल स्टोरी बोर्ड, कभी कभी सीन में और ऑडियो स्क्रिप्ट में जो एक्शन है उसे बताने के लिए थंबनेल स्क्रीन वाइड स्केचेस काफी होता है या फिर इनमें सूचनाएं नहीं दी होती। एनिमेटिक स्टोरी बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड या लाइट्स पर रेखा चित्र का एक एनिमेटेड रूप होता है। ये दूसरों को आउटपुट में क्या अपेक्षित है, उसका सीक्वेंस और घटक उसमें कैसे मर्ज होंगे इसकी एक स्पष्ट कल्पना देता है। विजुअल स्टोरी बोर्डिंग क्या है? फिल्म या मीडिया इंडस्ट्रीज में यूज किए जाने वाले स्टोरी बोर्ड्स ज्यादातर विजुअल स्टोरी बोर्ड्स होते हैं। विजुअल स्टोरी बोर्ड वीडियो की योजना का एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है। आजकल ई लर्निंग कोर्स के वीडियोस बनाने के लिए विजुअल स्टोरी बोर्ड्स यूज करने का प्रमाण बढ़ रहा है। स्टोरी बोर्ड्स बनाने के लिए कौन से ऑनलाइन टूल्स यूज किए जा सकते हैं? स्टोरी बोर्ड्स बनाने के लिए कुछ ऑनलाइन टूल्स आगे दिए गए हैं। इसमें है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट, ऑफिस 365, गूगल स्लाइड्स और कैनवा। www.template.net पर भी स्टोरी बोर्ड्स के टेम्पलेट्स आपको मिल सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में एक सिंपल स्टोरी बोर्ड कैसे बना सकते हैं? चलिए माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में एक स्टोरी बोर्ड बनाते हैं। आपको पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट उनके यूजर्स को ऑनलाइन टेम्पलेट्स देता है। इस वेबसाइट पर टेम्पलेट्स ब्राउज करने के लिए सर्च बार में रेलेवेंट टर्म्स लिखिए और देखिए कि टेम्पलेट ऑनलाइन अवेलेबल है या नहीं। सर्च आइकॉन दबाइए। चूज करने के लिए कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है ये देखिए। एक आइकॉन पर क्लिक करके उसके अंदर देखते हैं। ओपन इन ब्राउजर पर क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं कि ये एक अच्छी तरह बनाई हुई स्टोरी बोर्ड टेम्पलेट है। अगर ऑनलाइन वर्जन आपकी जरूरत से मैच करता है तो आप वो यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम एक ब्लैंक पावरपॉइंट फाइल में स्टोरी बोर्ड बनाते हैं। एक ब्लैंक पीपीटी में आपको स्क्रीन के राइट साइड में रिलेवेंट डिजाइनर ऑप्शंस मिलेंगे। स्क्रॉल डाउन करके देखिए कि आपके लिए कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। चलिए स्टोरी बोर्ड की कवर या टाइटल स्लाइड बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करके उसमें टाइटल लिखिए। टेक्स्ट सिलेक्ट करके टूल बार से फॉन्ट स्टाइल फॉर्मेट कीजिए। आपकी जरूरत के अनुसार फॉन्ट कलर बदलिए। टेक्स्ट एंटर करने के बाद अगर आपको लगता है तो आप स्लाइड का डिजाइन लेआउट बदल सकते हैं। डिजाइनर ऑप्शंस में स्क्रॉल कीजिए और आपके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल फॉन्ट चुनिए। क्योंकि स्लाइड का बैकग्राउंड व्हाइट है इसलिए फॉन्ट के लिए व्हाइट छोड़ के दूसरा कलर चुनिए जिससे टेक्स्ट विजिबल हो जाएगा।
अब हम एक डमी स्लाइड बनाते हैं जिससे डेवलपर को इस पर्टिकुलर स्टोरी बोर्ड के लेआउट के बारे में आइडिया मिले। इंसर्ट टैब में जाइए, न्यू स्लाइड, ड्रॉप डाउन ऑप्शन, आपके जरूरत के अनुसार एक ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। स्क्रीन, ये टेक्स्ट स्लाइड्स के दोनों साइड्स पर लिखिए क्योंकि हम यहाँ पर स्लाइड नंबर लिखने वाले हैं। नीचे दिए गए टेक्स्ट बॉक्सेस में इमेज फुटेज या OST वर्ड्स लिखिए। इससे डेवलपर्स को पता चलेगा कि ये वो जगह है जिसका उपयोग आप आपके ऑन स्क्रीन टेक्स्ट के लिए इमेजेस या वीडियोस पेस्ट करने के लिए करेंगे। वर्ड्स कॉपी कीजिए, Ctrl+V दबा के उनको नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में पेस्ट कीजिए। उसी तरह नीचे की तरफ सर्च बॉक्सेस के लिए और टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, उनके लिए ये दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस कॉपी और पेस्ट कीजिए। इनका उपयोग हम स्क्रीन में नैरेटिव इंसर्ट करने के लिए करेंगे। उसी तरह नीचे ऐसे ही दो और टेक्स्ट बॉक्सेस एसेट आईडीज के लिए कॉपी पेस्ट कीजिए। स्लाइड को अच्छी तरह देखने के लिए डिजाइनर पेन क्लोज कीजिए और रिबन स्विच करने के लिए एरो पर क्लिक कीजिए। अब इंसर्ट टैब पर जाइए, शेप्स, एक रेक्टेंगल सिलेक्ट कीजिए। अब शेप को इमेज, फुटेज या OST के लिए जो जगह है वहां पोजीशन कीजिए। शेप का साइज एडजस्ट करने के लिए साइज हैंडल को ड्रैग कीजिए। शेप स्टाइल में जाइए, ड्रॉप डाउन करके एक सही स्टाइल सिलेक्ट कीजिए। इस बॉक्स को कॉपी करके उसी के साइड में दूसरा बॉक्स पेस्ट कीजिए। स्क्रीन नंबर टेक्स्ट बॉक्सेस को सिलेक्ट कीजिए और उनको बाकी स्टोरी बोर्ड्स पर अच्छी तरह पोजीशन कीजिए। हम देख सकते हैं कि इस स्टोरी बोर्ड की हर एक स्लाइड में विजुअल्स और ऑन स्क्रीन टेक्स्ट के लिए 2 स्क्रीन्स होंगे। स्लाइड पे दूसरे शेप्स और टेक्स्ट बॉक्सेस अच्छी तरह पोजीशन कीजिए। स्क्रीन, ये वर्ड स्क्रीन पर जो बाकी टेक्स्ट है उससे कहीं बड़ा लग रहा है। चलिए फॉन्ट ड्रॉप डाउन में जाकर फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं। उसके बाद फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन ऑप्शन में से फॉन्ट के लिए एक छोटी साइज सिलेक्ट कीजिए। अब ये काफी अच्छा लग रहा है। यही प्रोसेस स्क्रीन पर जो दूसरा वर्ड है उसके लिए भी कीजिए। अब इंसर्ट टैब पर जाइए, शेप्स, राउंडेड रेक्टेंगल शेप सिलेक्ट कीजिए। स्लाइड की एज की तरफ जाइए, शेप का साइज एडजस्ट कीजिए। शेप स्टाइल ड्रॉप डाउन में जाइए और शेप के लिए एक सही स्टाइल सिलेक्ट कीजिए। इंसर्ट टैब में जाइए, टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। टेक्स्ट बॉक्स को ऑरेंज शेप पर मूव कीजिए। ये वो सेक्शन है जहां आप अपने डेवलपर्स के लिए नोट्स लिखेंगे जो आपके बाद इस स्टोरी बोर्ड पर काम करने वाले हैं। टेक्स्ट बॉक्स में डेवलपर के लिए नोट लिखिए। टेक्स्ट बॉक्स की साइज एडजस्ट कीजिए ताकि टेक्स्ट शेप में अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाए। अब शिफ्ट की प्रेस करके रखें और स्लाइड के सभी एलिमेंट्स सिलेक्ट कीजिए और उन्हें ऐसे पोजीशन करें कि उनका अपीयरेंस बेटर लगे। अब ऑरेंज शेप को ऐसे रिसाइज करें कि टेक्स्ट उसमें अच्छी तरह फिट हो जाए। शेप के अंदर का टेक्स्ट सिलेक्ट करें और उसकी स्टाइल चेंज करने के लिए फॉन्ट स्टाइल चेंज करें। फॉन्ट साइज भी चेंज कर दीजिए। शेप में जो टॉपिक है उसे सिलेक्ट करें और टूल बार पर बोल्ड ऑप्शन पर क्लिक करें। हमने स्टोरी बोर्ड के लिए फ्री वेबसाइट से सभी विजुअल एसेट्स लिए हुए हैं। उसके बाद स्लाइड्स पर जो भी रेक्टेंगल्स हैं उन्हें सिलेक्ट करके रखें और शेप ऑप्शन पर जाएं और सेंड बैकवर्ड ऑप्शन के ड्रॉप डाउन में सेंड टू बैक सिलेक्ट कीजिए। अभी देखिए स्टोरी बोर्ड लेआउट नीट और ऑर्गेनाइज लग रहा है ना? होम टैब पर नीचे और एक स्लाइड ऐड करने के लिए न्यू स्लाइड ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। उसी प्रकार आप जितने चाहे उतने स्लाइड्स इंसर्ट कर सकते हैं और उसी तरह उन्हें फॉर्मेट कर सकते हैं। ये आप स्टोरी बोर्ड में एसेट्स ऐड करने से पहले कर सकते हैं। आपको हर स्लाइड के लिए डेवलपर नोट्स सेक्शन में नोट्स एडिट करने पड़ेंगे। उससे डेवलपर को पता चलेगा कि हर स्लाइड में आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं। टेक्स्ट सिलेक्ट कीजिए, उसे डिलीट कीजिए और इस स्लाइड के लिए नए इंस्ट्रक्शंस लिखिए। अब विजुअल एसेट्स इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब, पिक्चर्स में जाइए। ड्रॉप डाउन ऑप्शन में से
आप अपने कंप्यूटर या डिवाइस से पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं। आप वन ड्राइव फोल्डर्स, पावर पॉइंट में उपलब्ध स्टॉक इमेजेस में या बिंग पिक्चर्स से भी इमेजेस ले सकते हैं। हमने पहले ही फ्री वेबसाइट से इमेजेस अपनी डिवाइस में सेव कर लिए हैं, इसलिए हम दिस डिवाइस सिलेक्ट करेंगे। रिलेवेंट फोल्डर से आपको जो इमेज चाहिए वो सिलेक्ट कीजिए और ओपन पर क्लिक कीजिए। अब पिक्चर फुटर बॉक्स की इमेज के अंदर प्लेस कीजिए और उसकी साइज एडजस्ट करने के लिए अंदर ड्रैग कीजिए। आप अपने इमेज की अनचाही एजेस क्रॉप कर सकते हैं। इसके लिए आप पिक्चर फॉर्मेटिंग ऑप्शन में जाइए और क्रॉप ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ब्लैक मार्कर्स को इमेज पर अपनी आवश्यकता अनुसार ड्रैग कीजिए और साइज कम करने के लिए क्रॉप ऑप्शन पर फिर से क्लिक कीजिए। इमेज बॉक्स की साइज भी एडजस्ट करें ताकि पिक्चर अंदर अच्छी तरह फिट हो सके। साइड में जो इमेज बॉक्स है उसमें भी यही करें। अब सही स्क्रीन नंबर्स एंटर करें। अब रिलेवेंट नरेटिव या ऑडियो एंटर करें जो वीडियो में जब ये स्क्रीन्स दिखेंगी तो पढ़ा या सुना जाएगा। यहाँ सही एसेट आइडियाज भी दीजिए। आप एसेट्स लिंक्स यहाँ कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। चलिए अब फर्स्ट स्क्रीन के इमेज पर कुछ ऑन स्क्रीन टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट टैब में जाइए, क्लिक आइकॉन्स, शेप्स, एक ओवल सिलेक्ट कीजिए, उसे इमेज पर सही तरीके से पोजीशन कीजिए। साइज बढ़ाने के लिए साइज हैंडल को ड्रैग कीजिए। शेप के अंदर टेक्स्ट लिखिए। शेप का साइज फिर से एडजस्ट कीजिए ताकि टेक्स्ट अंदर अच्छी तरह फिट हो सके। अब टेक्स्ट सिलेक्ट कीजिए। टूल बार से फॉन्ट साइज और स्टाइल चेंज कीजिए। ओपनिंग स्क्रीन कैसी दिख रही है ये देखने के लिए स्लाइड के बाहर क्लिक कीजिए। अब इसी तरह आगे एक एक स्लाइड पर जाइए और सभी रिलेवेंट चेंजेस कीजिए। स्क्रीन 13 में हम एक फ्री वेबसाइट से लिया हुआ फुटेज इंसर्ट करेंगे। इसका स्टोरी बोर्ड में उपयोग करने के लिए इसे फुल स्क्रीन मोड पे प्ले करते समय फुटेज का एक स्क्रीनशॉट यूज करते हैं। अब फुटेज बॉक्स की इमेज में ये स्क्रीनशॉट पेस्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट बॉक्स के अंदर अच्छे से फिट हो इसलिए उसकी पोजीशन और साइज एडजस्ट करें। आपके कलीग को काम करने के लिए जो भी एलिमेंट्स लगेंगे वे सारे आपने इंसर्ट किए हैं। ये चेक करने के लिए सभी स्लाइड्स अच्छी तरह रिव्यू करें। अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो वे अभी कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ इस ओवल के लिए कुछ कलर्स ट्राई कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन सा कलर अच्छा लगता है। स्टोरी बोर्ड का रिव्यू और एडिटिंग पूरा होने के बाद टाइटल बार पे जाइए और यहाँ क्लिक कीजिए। आप पावर पॉइंट का ऑनलाइन वर्जन यूज कर रहे हैं तो आप यहीं से फाइल रीनेम कर सकते हैं। नया टाइटल सेव करने के लिए ड्रॉप डाउन के बाहर क्लिक करें। अब शेयर ऑप्शन पर जाइए और पॉपअप विंडो में आपके कलीग्स के नाम या ईमेल आईडीज लिखिए जिनसे आप ये स्टोरी बोर्ड शेयर करना चाहते हैं। क्लिक सेंड और विंडो क्लोज कीजिए। आपने जिन कलीग्स को फाइल शेयर की है उन्हें ये ईमेल मिल जाएगा। ये उनके साथ कोलैबोरेट करने का एक स्मार्ट तरीका है ना? अब हम इस कार्य के आखिर में पहुंच गए हैं। तो अब तक आपने जो सीखा इसका ये सारांश देखते हैं। आपने सीखा स्टोरी बोर्ड्स क्या होता है, स्टोरी बोर्ड्स यूजफुल क्यों हैं इसका स्पष्टीकरण, स्टोरी बोर्ड्स का उपयोग सामान्य रूप से कौन करता है, अलग अलग स्टोरी बोर्ड्स के प्रकारों में फर्क जानना, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में एक आसान स्टोरी बोर्ड बनाना, फातिमा ने विजुअल स्टोरी बोर्ड का काम पूरा कर दिया है। जिस तरीके से उसने अपनी आइडियाज दीपक तक पहुंचाई उससे दीपक बहुत खुश है। उसने पहले ही उस पर काम करना शुरू किया है। उसे विश्वास है कि मुकेश को ये इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत पसंद आएगा।
हम सभी अलग अलग कारण से इंटरनेट यूज करते हैं और कई सारी वेबसाइट्स विजिट करते हैं, लेकिन सभी वेबसाइट्स सेफ नहीं होती। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रस्टेड वेबसाइट कौन सी है? आइए ट्रस्टेड वेबसाइट्स को पहचानना सीखते हैं। वेबसाइट का URL चेक करें। सिक्योर वेबसाइट का URL HTTP के बजाय HTTPS से शुरू होना चाहिए। आखिरी में लगने वाला S का मतलब सिक्योर है। वेब ब्राउजर की विंडो में लॉक आइकॉन देखें। इस आइकॉन पर क्लिक करके आप वेबसाइट के सिक्योरिटी स्टेटस की डिटेल्स देख सकते हैं। अनजान लोगों द्वारा भेजी गई ईमेल्स में मौजूद लिंक्स पर कभी भी क्लिक न करें। ये फेक हो सकते हैं। किसी भी लिंक पर क्लिक करने के बजाय हमेशा अपने ब्राउजर में URL टाइप करें। ऐसे लिंक्स आपको अनसेफ वेबसाइट्स पर ले जा सकते हैं। आपसे पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मांगने वाली वेबसाइट से सावधान रहें। फेक वेबसाइट्स ऐसे ऑफर देती हैं जिनका सच होना मुश्किल है, तो जब भी ऐसी वेबसाइट्स खोलें, हमेशा सावधान रहें। ओह, तो आखिरकार आपको ऑनलाइन ट्यूटर मिल ही गया। क्या आप इसके लिए रजिस्टर कर चुके हैं? ऑनलाइन सर्विसेज के लिए रजिस्टर करने से पहले आपकी खातिर कुछ टिप्स। अगर आपने किसी सर्विस के लिए ऑनलाइन डायरेक्टरी सर्विस यूज करने का फैसला लिया है, तो किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को चूज करने से पहले उसकी डिटेल्स चेक कर लें और रिव्यूज पढ़ लें। ऑनलाइन सर्विस के लिए रजिस्टर करते वक्त अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज न करें। आप जो भी ऑनलाइन सर्विस यूज करना चाहते हैं, उसकी पॉलिसी और छोटे फॉन्ट में लिखी बातें जरूर पढ़ लें। अगर आप पेमेंट देकर कोई ऑनलाइन सर्विस हासिल करना चाहते हैं, तो ऐसे में पहले उसकी प्रामाणिकता जांच लें। अपनी पेमेंट और बाकी पर्सनल डिटेल्स साइट पर सेव न करें। ऑनलाइन फॉर्म्स भरते वक्त सावधान रहें। हमेशा चेक कर लें कि ऑनलाइन सर्विस सिक्योर्ड है या नहीं। इंटरनेट पर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन उपलब्ध है। ऐसे में यह कॉपीराइट के लिए भी सबसे बड़ा खतरा है। कई बार हमें इंटरनेट पर पिक्चर्स, वीडियोस पसंद आते हैं, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम इन्हें जहां चाहें वहां यूज कर सकते हैं? आइए कॉपीराइट के बारे में जानते हैं। बर्न कॉपीराइट कन्वेंशन के अनुसार 1 अप्रैल 1989 के बाद प्राइवेटली और ओरिजिनली क्रिएट की जाने वाली हर एक चीज पर मालिक या ऑथर का कॉपीराइट है, भले ही यह नोटिस हो या नहीं। जैसे ही आप इंटरनेट पर अपना काम पब्लिश करते हैं, कॉपीराइट प्रभावी हो जाता है। सारे कंटेंट या काम पर कॉपीराइट सिंबल नहीं भी हो सकता है, तो इंटरनेट से कोई भी चीज यूज करने से पहले सावधान रहें। कंटेंट क्रिएट करने वाले से परमिशन लें, इसे होस्ट करने वाली वेबसाइट से नहीं। इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन यूज करने के लिए फेयर यूज गाइडलाइंस फॉलो करें। कंटेंट कॉपी करने के बजाय इसका लिंक प्रोवाइड करवाएं। पब्लिक डोमेन में आने वाला कंटेंट आप यूज कर सकते हैं, यानी अगर कंटेंट कॉपीराइट लॉ के तहत नहीं आता या ऑथर या ओनर ने स्पष्ट बता रखा हो कि यह काम या कंटेंट पब्लिक डोमेन में है। कई बार हम अलग अलग सोशल नेटवर्किंग साइट्स और ईमेल सर्विसेज पर अपना अकाउंट बना लेते हैं, लेकिन अनयूज्ड अकाउंट डीएक्टिवेट करने जैसे इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी पॉइंट को हम नजरअंदाज कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि अनयूज्ड अकाउंट डीएक्टिवेट करना इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर आप अनयूज्ड अकाउंट्स डीएक्टिवेट नहीं करते, तो इनके हैक हो जाने का जोखिम बना रहेगा। हैकर्स साइबर क्राइम के लिए आपका अकाउंट यूज कर सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा और हैकर्स आपका डेटा यूज कर लेंगे। आपको शर्मिंदा करने के लिए आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी यूज की जा सकती है। और तो और आपकी आइडेंटिटी चुराई जा सकती है या आपकी रेपुटेशन डैमेज की जा सकती है। कॉर्पोरेट्स को नौकरी छोड़ जा चुके एम्प्लॉइज के अकाउंट
तुरंत डीएक्टिवेट कर देने चाहिए। कंपनी का डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए यह जरूरी है। किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट या ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के साथ अपना अकाउंट बनाते वक्त सभी अकाउंट सेटिंग्स की जानकारी जरूर हासिल कर लें। इनमें से अधिकतर यूजर को अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करने की इजाजत देती हैं। अगर आप कोई ऑनलाइन अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे जुड़ी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं या सर्विस प्रोवाइडर को अपनी क्वेरी ईमेल भी कर सकते हैं। ऐसी कई सेल्फ हेल्प वेबसाइट्स भी मौजूद हैं जो ऑनलाइन अकाउंट डीएक्टिवेट करने के लिए आपको गाइड कर सकती हैं। अनेक प्रकार के डेटा कन्वर्टर उपलब्ध होते हैं जो ऑटोमेटेड कन्वर्जन संभव करते हैं। गलतियां पहचानने के कुछ टूल भी होते हैं जिनसे कन्वर्ट किए हुए डेटा की सत्यता की जांच होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल जैसे कुछ प्रोग्रामों में कुछ ऐसे प्लगइन होते हैं जिनका उपयोग करके कन्वर्जन की गति को बढ़ाया जा सकता है। कन्वर्जन के कुछ काम में डेटा की पुष्टता को सुनिश्चित करने के लिए खुद प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग करने की आवश्यकता होती है। डॉक्यूमेंट को स्कैन कर एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत Listen, बड़े there's डेटा a good और insurance डॉक्यूमेंट a good insurance कंप्रेस किए policy. हुए डिजिटल रूप में रखे Let's जाते ask हैं। AI. इसकी सहायता से आप A पुराने policy in धुंधले which premium डॉक्यूमेंट payment और is limited तस्वीरों को भी but provides ऐसे income रूप for में सुरक्षित lifetime. रख सकते हैं जिसके बाद जीवन उत्सव। आपको आगे Wow. उनमें Lifetime कोई celebration. कमी आने की With चिंता LIC's नहीं Jeevan रहेगी। Utsav, your भौतिक future is डॉक्यूमेंट set. के विपरीत स्कैन की हुई फाइलों को स्टोर करना और ढूंढना अधिक आसान होता है। डॉक्यूमेंट को स्कैन कर एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत बड़े डेटा और डॉक्यूमेंट कंप्रेस किए हुए डिजिटल रूप में रखे जाते हैं। इसकी सहायता से आप पुराने धुंधले डॉक्यूमेंट और तस्वीरों को भी ऐसे रूप में सुरक्षित रख सकते हैं जिसके बाद आपको आगे उनमें कोई कमी आने की चिंता नहीं रहेगी। भौतिक डॉक्यूमेंट के विपरीत स्कैन की हुई फाइलों को स्टोर करना और ढूंढना अधिक आसान होता है।